जैसा कि आप जानते हैं कि 500 एमसीक्यू यानी कि पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज सीटेट जुलाई 2025 के लिए चल रहा है, जिसमें आज ये सेकेंड वीडियो है और हर वीडियो में हम 10 क्वेश्चन को करेंगे और 10 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन आता है यानी कि आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और अगर आप कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा कि आपने 10 में कितना लाया 10 आउट ऑफ कितना लाया। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन के ऊपर और बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थी में संकलनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है। संकलनात्मक समझ में बढ़ोतरी करना, बारंबार परीक्षाएं लेना यह संकलनात्मक सोच को बढ़ावा नहीं देगी। अन्वेषण और संवाद, अन्वेषण और संवाद क्या, संवाद मतलब बात करना है ना, और अन्वेषण मतलब कि किसी चीज़ को ध्यान से पढ़ना। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा इसको हम लोग डाउट में रख सकते हैं, हो सकता है ये आंसर सही होगा, बी ही सही होगा। आगे पढ़ते हैं। सीटेट का एक नियम है, आपको चारों ऑप्शन पढ़ना ही पड़ेगा, 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव ऑप्शन रहेगा, पॉजिटिव वाला सही होगा अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा जाएगा तब, और 3 पॉजिटिव 1 निगेटिव तो निगेटिव ऑप्शन सही होगा अगर क्वेश्चन निगेटिव में पूछा जाएगा तब। तो थर्ड क्या है, थर्ड है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, यानी कि कंपटीशन, हमेशा कॉम्पिटिटिव कंपटीशन यानी कि हमेशा तुलनात्मक कंपटीशन लाना उससे अलग अलग स्टूडेंट से, तो ये काम नहीं करना है, ये निगेटिव है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित होनी चाहिए शिक्षा, तो बाल केंद्रित होनी चाहिए शिक्षा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं। प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं यानी कि किसी को पीछे करते हुए आगे बढ़ने वाला कंपटीशन, इसको भी रोकना है। बारंबार परीक्षा, हर एक महीना या हर वीकली साप्ताहिक, अभी नया फॉर्मेट आया है एग्ज़ाम का कि आप 3 महीना में एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं, मिनिमम आपको 1 साल में 3 बार या 2 बार ही एग्ज़ाम लेना है, तो उससे भी बचना है, बार परीक्षा से भी बचना है। तो बच गया क्या, बी ऑप्शन सही होगा कि विद्यार्थी संकलनात्मक समझ में बढ़ोतरी कैसे करेंगे, अन्वेषण और संवाद करके, बातचीत करके, आपस में डिस्कशन करेंगे। मान लिया कि प्लांट किंगडम पढ़ाई हुआ तो बच्चे को कुछ देर आप डिस्कशन करने के लिए छोड़ दीजिए, प्लांट किंगडम वो समझ जाएगा बात करते करते। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, बच्चे को सीखने में कब कठिनाई होती है, जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, ये ऑप्शन सही हो सकता है। इसके बाद भी हम 3 और ऑप्शन को पढ़ते हैं, इसको हम लोग डाउट में रखते हैं। बच्चे को सीखने में कठिनाई होती है, कठिनाई आसानी नहीं, कठिनाई, जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में ही रहेगा तो कठिनाई की होगी, वो तो आसानी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, कठिनाई, यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, विषय वस्तु बहुरूप में जब प्रस्तुत कीजिएगा, आप एक ही टॉपिक को अलग अलग रूप में प्रस्तुत करोगे, अलग अलग स्टाइल से, तब तो कठिनाई थोड़ी होगी, ये तो आसानी हो जाएगी। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पूछ रहा कठिनाई कब होगी सीखने में, लर्निंग में डिफिकल्टी कब आएगा। थर्ड, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, जब आंतरिक रूप से हम इनर मोटिवेशन मेरे अंदर रहेगा ही कि हमको सीटेट पास करना है, जब इनर मोटिवेशन है कि सीटेट पास करना है, तो कोई भी चीज़ समझने में मुश्किल थोड़ी होगा, आसान होगा। अगर आपके माइंड में ये इनर मोटिवेशन है कि हमको इस सीटेट में पास कर जाना है और अगला केवीएस या फिर डीएसएसबी या फिर अगला बीटेट हमको निकाल करके एक अच्छा सा जॉब ले लेना है, तो अगर ये इनर मोटिवेशन है तो आपको कठिनाई थोड़ी होगी, तब तो आसानी होगी। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बच गया क्या, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। जी हाँ, सूचना अलग अलग टुकड़ों में ही प्रस्तुत की जाए, अलग अलग टुकड़ों में ही सूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए। कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, मान लिया कि आप पढ़ा रहे हैं शब्द, तो शब्द में पहले आप अक्षर ज्ञान करवाइएगा, फिर मात्रा ज्ञान करवाइएगा, फिर मात्रा में भी जो संयुक्त मात्रा है या संयुक्त व्यंजन है उसको ज्ञान करवाइएगा। तो टुकड़ों में बांट करके आप बताइएगा तब सही होगा, तब टुकड़ों में बांट करके बताइएगा तब जा करके जो है ये सही होगा, यानी कि ऑप्शन में 12 का सी, तब जा करके कठिनाई महसूस होगी। बच्चों को सीखने में कब कठिनाई महसूस होती है, जब आप टुकड़ों में प्रस्तुत करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी टॉपिक को, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। नेक्स्ट क्या है, 12 के बाद 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन को, हाँ देखिए यहाँ 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, 13 क्वेश्चन में है अधिगम को सर्वोत्तम
अवस्था कौन सी है? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था, यानी कि अधिगम यानी कि सीखने की सबसे अच्छी अवस्था, सबसे अच्छा टाइम। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। देखिए ये ऑप्शन सही है, कोई भय नहीं होनी चाहिए, लेकिन उत्तेजना के बारे में बात की गई है तो आगे पढ़ लेते हैं। ये डाउट में रखिए, सबसे अच्छी अवस्था ये हो सकती है। कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। देखिए जब कोई उत्तेजना ही नहीं रहेगा, जब मतलब आपके अंदर किसी चीज़ को सीखने का एक्साइटमेंट ही नहीं रहेगा, तब क्या सीखेगा? तो लर्निंग की सबसे अच्छी अवस्था, जब आपके अंदर एक्साइटमेंट ही नहीं रहेगा तब नहीं सीख सकेगा। भय तो नहीं होना चाहिए, ये सही, भय वाला पॉइंट सही है, लेकिन उत्तेजना नहीं, ये गलत है। उच्च उत्तेजना, उच्च भय, उत्तेजना और भय दोनों ज़्यादा हो, ये भी गलत है। निम्न उत्तेजना, उच्च भय, उत्तेजना यानी कि आपको एक्साइटमेंट कम हो और डर बहुत ज़्यादा हो, ये भी गलत है। सीखने के लिए एक्साइटमेंट ज़्यादा होना चाहिए, डर कम होना चाहिए। तो एक्साइटमेंट ज़्यादा, डर कर कम कहाँ लिखा हुआ है? संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं, ये ऑप्शन सही है ना। एक बैलेंस में एक्साइटमेंट हो और भय कुछ नहीं हो। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस रूप में प्रतिरूपित किया जा सकता है? बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब कि एक ही बच्चा है, एक ही क्लास में 10 बच्चा है, तो 10 बच्चे के सीखने का जो शैली होगा या सीखने का जो पावर होगा वो इंडिविजुअली डिफरेंस होगा। तो उसको कैसे प्रतिरूपित किया जा सकता है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो इसमें क्या है? इसमें है आपको 4 ऑप्शन, ना आनुवंशिक पर ना पर्यावरण पर। आनुवंशिकता पर्यावरण पर दोनों पर डिपेंड करता है सीखने की का इंडिविजुअल डिफरेंस। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के पारस्परिक संपर्क पर, आनुवंशिकता और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध पर। इसको हम लोग डाउट में रखते हैं, ये ऑप्शन सही हो सकता है। केवल आनुवंशिकता, केवल तो तुरंत गलत होता है, इसमें भी केवल ही गलत हो गया, बच गया बी। बी ऑप्शन सही हो गया। केवल एकदम पहले काटा कीजिए, ना आनुवंशिकता नहीं, आनुवंशिकता पर्यावरण दोनों, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन सही। नियम वही है, निगेटिव को काटो अगर ऑप्शन पॉजिटिव में है तब। एक काज के दौरान सायना समय से बात कर रही है कि वह काज पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वागिस्की के भाषा एवं चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या है? देखिए बच्चे के बारे में 2 ठो इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक बहुत ज़्यादा है। एक ठो तो है आपको लेव वागिस्की और दूसरा जो है आपको कॉग्निशन के बारे में बताया गया है, वो लेव वागिस्की और स्किनर हैं, और उसके बंडूरा है, ये सब जो है आपको मनोवैज्ञानिक है। तो लेव वागिस्की जो है सामाजिक संदर्भ के बारे में इन्होंने बताया। तो लेव वागिस्की ने क्या बताया? आत्म केंद्रिता, एक काज के दौरान जो साइना है वो सोच रही है कि हम ऐसा कर सकते हैं, काज किस प्रगति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि लेव वागिस्की के चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य, खुद से बात कर रही है, खुद से हम ये करेंगे वो करेंगे। तो साइना किस स्थिति में है लेव वागिस्की के चिंतन सोच वाले संदर्भ में? तो बात करते हैं 4, आत्म केंद्रित, गलत हो गया। मनोवैज्ञानिक विकार, गलत, लेव वागिस्की ने आत्म केंद्रिता की बात नहीं की है ना, आत्म केंद्रिता की बात नहीं की है, अहम केंद्रिता की बात की है। संज्ञानात्मक परिपक्वता, संज्ञानात्मक के बारे में इन्होंने बात नहीं की। स्वतः नियमन, स्वतः नियमन जो है ऑप्शन नंबर डी, स्वतः नियमन यहाँ पास ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वतः नियमन, खुद से बात कर रही है, सेल्फ टॉक कहा जाता है। लेव वागिस्की ने सेल्फ टॉक कहा है, और आत्म केंद्रिता जो है सामाजिक सिद्धांत जो दिए थे वैज्ञानिक आपको, सामाजिक सिद्धांत देने वाले, उन्होंने बात किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन यानी कि आप मूल्यांकन कर रहे हो, किसी बच्चा का मूल्यांकन कर रहे हो, उसको साल भर जो पढ़ाए हो या 2 महीना पढ़ाए हो, 1 महीना पढ़ाए हो, मूल्यांकन कर रहे हो, उसका एग्जाम ले रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो। उसका मेन मोटो क्या होना चाहिए? विद्यार्थी की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। जी नहीं, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। इसको हम लोग डाउट में रख सकते हैं, हो सकता है ये आंसर सही हो। पुरस्कार वितरण, हम लोग एग्ज़ाम इसलिए लेते हैं ताकि बढ़िया रिजल्ट आवे तो उसको एक ठो गिफ्ट दे देंगे, ऐसा नहीं, गिफ्ट देने के लिए एग्ज़ाम नहीं लिया जाता। विद्यार्थियों को नामांकित करना, विद्यार्थी का फर्स्ट में सेकंड में नेम में देना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? पुरस्कार वितरण करना।
कोई भी एग्जाम आप इसलिए लेते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड को कोई अच्छा सा गिफ्ट दे दीजिएगा। एग्जाम लेने का ये मोटिवेशन नहीं है। विद्यार्थियों को नामांकित करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिस्ट में विद्यार्थी को कैटेगराइज करना है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये तेज़ है, ये कमज़ोर है, ऐसा भी एग्जाम लेने का मोटो नहीं है। अगर ऐसा कहीं होता है तो ये निगेटिव बात हो गई, ये अच्छी बात नहीं है। अब फर्स्ट और फोर्थ में देखते हैं। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थी को बांटना, सबसे तेज़ वाला 4 ठो बच्चा, मिडिल जो कम पढ़ता हो 4 ठो बच्चा, जो सबसे कमज़ोर हो 4 बच्चा, सबको अलग अलग कैटेगरी में बांटना है। कैटेगरी तो करना ही नहीं है, सबको एक समान बिहेव करना है। विद्यार्थी की ज़रूरत और आवश्यकता, जी यही सही है। एग्ज़ाम हम इसलिए लेते हैं ताकि बच्चे को कहाँ कहाँ पर किस किस चीज़ में कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या आवश्यकता है उसको पूरा किया जाए। अगर बच्चा कोई मार्क्स कम ला रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगले बार भी ऐसा ही लाएगा। नहीं, हो सकता है कि उस जहाँ पर गलती हुई है उसका अगर सुधारा जाए तो नेक्स्ट टाइम में इसका कुछ अच्छा हो जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, 17 नंबर का क्वेश्चन ये है। 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते हुए देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वैगोत्स्की ने सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना है। देखिए, लेव वैगोत्स्की जो साइंटिस्ट हैं वो सामाजिक सिद्धांत दिए थे, है ना, यानी कि उन्होंने बताया था कि बच्चा जो है समाज से सीखता है। बच्चा क्या करता है, पहले समाज में रहता है तब जाकर के कॉग्निशन करता है, यानी कि अपने माइंड में उसके बारे में संकल्पना बनती है उस समाज के बारे में जिस समाज में वो रहता है। जबकि जीन पियाजे ने यह बताया था कि बच्चा पहले संकल्पना बनाता है बाद में समाज में रहता है। तो दोनों का अपना अपना थ्योरी था। तो अब सेल्फ टॉक की बात की थी लेव वैगोत्स्की ने और अहम केंद्रित की बात की थी जीन पियाजे ने। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उस चारों ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। छात्रों में प्रतिहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, यानी कि ऐसा इशारा देना, क्या, क्यों, कैसे प्रदान, ऐसा इशारा प्रदान करना बच्चों के अधिगम में अर्थहीन रहेगा। अर्थहीन मतलब कोई फायदा नहीं रहेगा। छात्रों को प्रतिहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। प्रतिहार मतलब निगेटिव वर्ड हो गया। बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित मतलब क्या, डीमोटिवेशन। तो हम अगर बच्चे को इशारा दे रहे हैं तो डीमोटिवेशन थोड़ी होगा बच्चे के लिए, या बच्चा डीमोटिवेट थोड़ी होगा, तो ये भी गलत हो गया। अधिगम के लिए पाड़ आधार में संरचना का काम करेगा। देखिए, जहाँ पास आएगा पाड़ वहाँ लगाएगा लेव वैगोत्स्की। जहाँ पास लेव वैगोत्स्की के क्वेश्चन में पाड़ का ऑप्शन रहेगा वहाँ पर सही हो जाएगा। पाड़ मतलब हेल्प देना, पार मतलब हेल्प देना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग करना, तो स्कैप फोल्डिंग लेव वैगोत्स्की ने बताया था, थोड़ा थोड़ा हेल्प करना। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक खेल की क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। ये क्या हो गया, जेंडर बाइसनेस हो गया। क्या हो गया ये, जेंडर। यहाँ पर ये सवाल क्या है, जेंडर बाइसनेस को बता रहा है। जेंडर बाइसनेस मतलब लड़की लड़का में भेद। तो लैंगिक भेदभाव को कम करता है, कम थोड़ी करता है। लैंगिक भेदभाव को ये सवाल बढ़ाता है कि लड़के हो लड़की की तरह व्यवहार मत करो, ये लैंगिक भेदभाव को बढ़ाता है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। लैंगिक समानता को कब बढ़ावा देता है, जब इसके पिताजी ऐसा नहीं बोलते। तो ये भी गलत हो गया, ए और बी दोनों गलत हो गया। सी, लैंगिक रूढ़िवादियों को बढ़ावा देता है। हो सकता है ये सही हो, लेकिन डी पढ़ लेते हैं। लैंगिक रूढ़िवादियों को चुनौती देता, चुनौती नहीं देता, बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर सी 18 का सही है। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा में, प्रगतिशील कक्षा मतलब कि सीखते रहने वाला कक्षा, तो उसमें ज्ञान की संरचना के लिए बहुत मौका देना चाहिए, प्रचुर मौका देना चाहिए। ये ऑप्शन हो सकता सही हो। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर, जी बिल्कुल नहीं, अंक के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है बच्चे को। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम अटल नहीं बल्कि लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम अटल नहीं बल्कि लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चेंज होते रहना चाहिए पैटर्न। तो ये भी गलत हो गया, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा बल देना चाहिए। हमेशा कंपटीटिव मोटिवेशन स्टूडेंट को देना भी निगेटिव बात है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान के प्रचुर मौका देने चाहिए। ज्ञान का प्रचुर मौका मतलब एक दूसरे से बच्चा बात करे, बच्चा जब कुछ बोले तो उसकी बात को सुनो, इस तरह का। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का कई चरण दिया, जिसमें से एक चरण इसमें यह बताया जा रहा है कि किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसको स्वीकृत करते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग ने कहा, एक चरण में यह भी कहा कि बच्चा
कोई कार्य को इसलिए करता है ताकि उससे उस काम को करने से बच्चे की तारीफ होती है। तो ये क्या बताता है, ये क्या बताता है? 4 ऑप्शन है। उत्तर प्रथागत अवस्था किस अवस्था में? आमूल संक्रियात्मक बिल्कुल नहीं होगा, प्रथंगत नहीं होगा, प्रथा पूर्व नहीं होगा, उत्तर प्रथागत ये होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये था आज का 10 MCQ का सवाल का वीडियो जो आप सभी के बीच में था। आप अपने स्कोर को कमेंट सेक्शन में बताइए, हम अगले वीडियो में आपका नाम लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन।